Good morning, students. I am Deepika Tripathi, your Hindi teacher. So, students, before starting the chapter, I'll tell you that you subscribe my channel positively. Okay, students. Now we will start our chapter. ठीक है. तो बच्चों, आज हम आपको हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं. हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य. ठीक है. हिंदी लिटरेचर में हम आपको चैप्टर 5 समय यानी कि टाइम, समय आपको पढ़ाने जा रहे हैं. अपनी कविता स्टार्ट करने से पहले या प्रारंभ करने से पहले हम आपको इस कविता को जो है सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा है. किसने लिखा है इस कविता को? इसके रचयिता कौन है कविता के? सियाराम शरण गुप्त. ठीक है. सियाराम शरण जी गुप्त जी का जन्म जो है वो 4 सितंबर सन 1894 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था. कहाँ हुआ था? चिरगांव झांसी में. इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था. ठीक है. सियाराम शरण गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे. वे आचार विचार में सौम्य और सरल व्यक्ति थे. का साहित्य जो है वो करुणा और उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत था. ठीक है बच्चों. सियाराम शरण गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा के बाद में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा उनकी प्राइमरी स्कूल से हुई. उसके बाद में उन्होंने घर पर ही शिक्षा ग्रहण की. उनको सिर्फ एक भाषा का नहीं, 4 भाषाओं, कई भाषाओं का उनको ज्ञान था. उसमें हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं का ज्ञान था. ठीक है बच्चों, समझ में आया? वेरी गुड. रचनाएं, इन्होंने काव्य, नाटक, कहानी, निबंध आदि इनकी रचनाएं रही हैं. काव्य के अंतर्गत अनाथ, आद्रा, विवाद आदि काव्य रचनाएं हैं इनकी. नाटक, पूर्ण पर्व जो है ये क्या है? इनके नाटक हैं. कहानी, इन्होंने मानुषी कहानी लिखी है. ठीक है. सन 1941 में उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी के द्वारा, किसके द्वारा? नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी के द्वारा इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? सुधाकर पदक प्राप्त हुआ था. उससे ये सम्मानित किए गए थे. ठीक है. और बच्चों 29 मार्च सन 1963 ईस्वी में इनका लंबी बीमारी के बाद में निधन हो गया. तो ये आपके कवि का जीवन परिचय था, जो कि हमने आपको पोएम प्रारंभ करने से पहले, आपकी या कविता प्रारंभ करने से पहले हमने आपको जो है बताया. अब हम पहले आपसे जीवन परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे. आर्यन स्टैंड अप. बेटा आप बताइए सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? वेरी गुड, 4 सितंबर 1894 ईस्वी में. समृद्धि यू स्टैंड अप, यू टेल मी इनका जन्म स्थान क्या था? ठीक है, चिरगांव झांसी. आप बताइए आकाश, इनके पिता का नाम? सेठ रामचरण गुप्त. वेरी गुड बेटा. इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी थी? विवाद, अनाथ, आद्रा. ठीक है, अच्छा बताया. आप बताइए उज्जवल बेटा, स्टैंड अप, यू टेल मी कि इनकी कहानी कौन सी थी? कौन सी कहानी अभी हमने आपको बताई थी? मानुषी. वेरी गुड. ठीक है. अब आप बताइए मयूरी, स्टैंड अप, टेल मी इन्होंने जो है कौन सा इन्हें पुरस्कार मिला था और किस सन में मिला था? बिल्कुल सही, सियाराम शरण गुप्त जी को सन 1941 ईस्वी में सुधाकर पदक से सम्मानित किया गया था. ठीक है. अब विमल बेटा आप खड़े हो जाइए. आप बताइए इनकी मृत्यु कब और कैसे हुई? हाँ बिल्कुल सही बताया. इनकी मृत्यु जो है 29 मार्च सन 1963 ईस्वी में लंबी बीमारी के बाद में इनका निधन हो गया. तो हम आज आपको इस महान कवि की रचना पढ़ाने जा रहे हैं. ठीक है. जिसने समय के माध्यम से हमारे जीवन के सारे सार को हमको समझा दिया है कि हमारे जीवन की वास्तविकता है क्या. ठीक है. तो हम अपनी कविता प्रारंभ करने से पहले ये कुछ कठिन वर्ड दिए हुए हैं जिनको आप याद भी करें और अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखे भी. ठीक है. चित्त मन, व्यर्थ बेकार, सर्वथा हमेशा, मनोभीष्ट मन की इच्छा, परमार्थ दूसरों के लिए किया गया, उद्योगी मेहनती, संदेह शक, श्रेष्ठ सबसे ऊंचा, सौख्य सुख, सुयोग अच्छा, पूर्ण पूरा. ये शब्दार्थ हैं, ये आप याद भी करिए. इसलिए हमने आपको जो है ये लिखे हुए दिए हैं, आप इनको लिखिए. ठीक है. और ये आपकी कविता के कठिन शब्द भी है जिनका अर्थ आपको मालूम होना अत्यंत आवश्यक है.
तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर 5 समय। इस कविता के माध्यम से कवि जो है समय के महत्व व सदुपयोग को बताता है। वह कहता है कि हमें समय को जो है व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है जो काम उसी में चित्त लगा लो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में कवि कहता है, क्या कह रहा है कवि कि अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, कि हे मनुष्य अभी भी तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी जग जाओ, अभी भी तुम्हारे पास में समय, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, अभी देखो कि तुम्हारे पास अच्छा अवसर है। जैसे हम आप लोगों से कहते कि बेटा ये अवसर पढ़ाई का आपके पास में है, आप नई विद्यालय पर कोई बात नहीं, आप अपनी क्लासेस ज्वाइन करिए, पढ़ाई करिए, तो ये पढ़ाई का अच्छा अवसर है, इस समय आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। करना है जो काम उसी में चित्त लगा लो, जो कार्य आपको करना है उसी में चित्त अर्थात मन, उसी में अपना मन लगा लो, एक निष्ठ हो जाओ कि हमको ये कार्य करना ही है। आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो, और अपनी आत्मा पर विश्वास करो। ठीक, यानी अपनी आत्मा पर संदेह और अविश्वास ना रखो, उस पर विश्वास करो और उस पर आपको संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको संदेह होगा तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पैराग्राफ का आपको अर्थ समझ में आ गया। अब हम अपने अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी ना होगा, होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी ना होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, छलते हो यूं स्वयं ही क्यों अपने को। दूसरे पैराग्राफ में ध्यान रखिएगा, पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी ना होगा, इसमें कवि चेतावनी दे रहा है, चुनौती देते हुए कहता, क्या कहता है कि जो आपके पास में जो समय है उसके लिए आप भरकस प्रयत्न करो। ठीक है, बहुत अधिक आप उसे प्रयत्न करो। ठीक, अगर आपके मन की इच्छा आपके समय रहते अगर पूर्ण नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी, उसको आप आगे समय पर नहीं टालते रहे कि आज नहीं कल हो जाएगा। ठीक है, होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी ना होगा। यानी जो भी आपका कार्य अगर आप इस समय करोगे तो आपका होगा, वरना फिर वह कार्य कभी भी नहीं होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को। ठीक है, अर्थात कवि कह रहा है कि जो समय है, वर्तमान समय चल रहा है, उसी में कार्य करो। ये सपना मत देखो कि आगे जब अच्छा समय आएगा तो हम कर लेंगे। समय जो समय आपके पास में उसी को अच्छा बना और उसी में कार्य करो। छलते हो यूं स्वयं ही क्यों अपने को, हे मनुष्य तू अपने आप को स्वयं ही क्यों छल रहा है। भाई जैसे आपको कोई कार्य दिया गया, आप आलस में पड़े हुए हैं, आपने उस कार्य को नहीं किया, और आगे जो समय आएगा उस वो समय कैसा होगा इसको नहीं कहा जा सकता, इसलिए जो वर्तमान समय है उसको आप अच्छा बना लीजिए। अगर आप उसमें कार्य नहीं कर रहे हैं, आप आलसी बनकर के पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब आप किसी को नहीं छल रहे हैं, आप स्वयं को छल रहे हैं। जैसे इस समय आपकी पढ़ाई चल रही है, लगातार आपको कोर्स दिया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप वर्क नहीं सबमिट करते हैं, अगर आप मन लगा के इस समय नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, सबसे अधिक नुकसान होगा तो वो आपको होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से वर्क दे दिया, हमने यहाँ से आपको कंटेंट दिया, हमने पढ़ने के लिए दिया, अब आप उसको अगर नहीं पढ़ रहे तो इसमें आप हमको नहीं छल रहे हो, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ, मेरा कर्तव्य है आपको अच्छा मार्ग दिखाना, उस मार्ग पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया, यह कविता अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप अपने जीवन में भी उतारिए। सिर्फ इसका अर्थ, इसीलिए हम आपको एक एक चीज का अर्थ बताते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कविता आप तभी समझ पाओगे जब आपको उसका अर्थ पता होगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आएगा क्या समय जो चला जा रहा, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा, तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ अब भी। ठीक है, कवि इसमें कह रहा है कि आएगा क्या समय जो चला जा रहा है, हे मनुष्य जो समय बीता जा रहा वर्तमान, क्या वो दोबारा आएगा। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है, तुम ये देखो कि जो तुम्हारा जीवन है ये व्यर्थ अर्थात बेकार में इसको चला जा रहा है, अर्थात आप अपना कार्य नहीं कर पाओगे, आपका जीवन बीतता चला जाए, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आ जाता। इसलिए हे मनुष्य तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ अब भी।
हे मनुष्य, इसलिए महान पुरुषों के, महापुरुष के तरीके से आप अभी भी आपके पास में समय, आप दृढ़ निश्चय कर लो और करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ अभी, और इस संसार में कुछ अच्छा कार्य करके जो है सभी की नजरों में सम्मान प्राप्त करो। बड़े होने का अर्थ यहाँ पर उम्र से नहीं है कि आप अच्छा कार्य कर दोगे तो आपकी उम्र 10 साल बड़ी हो जाएगी। नहीं, बड़े होने का अर्थ ये है कि जो समय आपको दिया गया इसमें आप ऐसा कार्य करो, जैसे आपको पढ़ाई के लिए समय दिया गया तो आप इतनी मेहनत से पढ़ो कि जब आपके एग्जाम हो तो आप उसमें फर्स्ट ही हो। जब आप फर्स्ट आओगे तो क्या होगा, चारों तरफ आपकी चर्चा होगी कि भाई बहुत अच्छा बच्चा था, उसने जो है बहुत अच्छे नंबर पाए। तो ये कवि का यहाँ पर यही आशय है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसलिए वीर पुरुष जो है वो हर समय सक्रिय रहते हैं। ठीक है, उन्हीं की भांति आप महान हो, जिससे कि लोग आपको जो है सम्मानित करें। ये हमारा 3rd पैराग्राफ का अर्थ था। समझ में आया बच्चों? अब हम आगे चलते हैं। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता, समय नष्ट कर नहीं सौख्य कोई भी पाता, आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल क्या हो जाने। यहाँ पर कवि कहता है, क्या कह रहा है कि हे उद्योगी, उद्योगी शब्द का अर्थ यहाँ पर जो है वो परिश्रमी है। ठीक है, कवि कह रहा है हे परिश्रमी व्यक्ति, कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता, अर्थात कोई भी समय, जो किसी भी समय को नष्ट नहीं करो। व्यक्ति को हर परिस्थिति में अच्छा समय मिल ही जाता है। जैसे इस समय जो समय चल रहा है, इस समय वास्तविक अगर परिस्थिति की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय अच्छा नहीं है। इस समय जो वायरस फैला हुआ है तो आपके विद्यालय बंद है, परंतु अगर आप उद्योगी हैं, आप परिश्रमी हैं, तो आप इस जो आपके देश पर संकट पड़ा उस संकट के समय पर भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जो परिश्रमी व्यक्ति है उसके लिए अच्छा बुरा समय नहीं होता, वो हर समय को अपने हिसाब से अच्छा बना सकता है। समय नष्ट कर नहीं सौख्य कोई भी पाता। सौख्य का अर्थ क्या है आप बताइए आर्यन? अभी हमने वर्ड मीनिंग में बताया था, सुख। वेरी गुड। समय नष्ट कर अर्थात अगर आपने समय अपना बर्बाद कर दिया तो कोई भी व्यक्ति सुख नहीं पाता है। जैसे जो आज हमने आपको पढ़ाया, कल पढ़ाया, 3-4 दिन हमने आपको लगातार पढ़ाया, वो समय आपने व्यर्थ कर दिया। तो जब उसके बाद में जो आपका जो समय आएगा, जब आपको पास में वर्क ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसको जो है फिर आप परेशान होंगे। तो इसीलिए समय नष्ट करके कोई भी व्यक्ति सुख नहीं पाता है। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो भी बहाने हैं ये सभी आप लोगों से जो है आलस करा रहा है। आलस कहता है सुबह नहीं उठो, आलस कहता है कि क्लास समय से नहीं ज्वाइन करो, आलस कहता है नहीं ना। अर्थात अगर आप आलस करेंगे, ये सभी बहाने हैं, जो करना है करो अभी कल क्या हो जाने। इसलिए हे मनुष्य, जो कार्य करना है उसको अभी करो, कल क्या होगा ये कौन देख के आया। क्या आप लोगों को पता था कि अचानक ऐसी देश पर विपत्ति आ जाएगी कि हमारा विद्यालय बंद हो जाएगा, हमारी पढ़ाई रुक जाएगी? किसी को पता था? नहीं पता था। अचानक स्कूल बंद हो जाएगा, हमारा सेशन भी जो है ठीक तरीके से स्टार्ट, उसके बाद में हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, हमारे स्कूल बंद हो जाएंगे। किसी को पता था? बताइए आप लोग, क्लास में मैं आप सभी से पूछ रही हूँ, क्या आपको बच्चों पता था? नहीं पता था। इसी तरीके से जब कोई संकट आता तो कल क्या हो ये किसी ने नहीं देखा। इसलिए जो आपके पास में आज का समय है उसको आप अच्छा बनाइए। ठीक है, उसमें मेहनत करिए। यही इस कविता के माध्यम से हम आपको प्रेरणा देना चाहते हैं। चलिए आगे समझाते हैं हम आपको। तुक्ष कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो, इसके सद्वय रूप नीर सिंचन के द्वारा हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे मनुष्य, कवि क्या कह रहा है कि हे मनुष्य, समय अनमोल है। उसने समय की अनमोलता पर ध्यान दिया है कि समय जो है वो अनमोल है। इसलिए हे मनुष्य, तुम्हारे पास में जो समय रूपी धन है, तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। इसलिए हे मनुष्य, तुम कभी भी एक पल को छोटा नहीं जानो, पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो, क्योंकि एक एक पल से जो है वो संपूर्ण जीवन बनता है। ठीक है, इसके सद्वय रूप नीर सिंचन के द्वारा, इसके सद्वय रूप नीर सिंचन के द्वारा। इसमें कवि कह रहा है कि जो समय है वो आपके पास में क्या है, धन के रूप में है। ठीक है,
और इस समय की समानता संसार की कोई भी बहुमूल्य वस्तु नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके सद्वय रूप निर्सिंचन के द्वारा समय जो है वो ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। तो किसी पल को छोटा बड़ा नहीं करो, यह जीवन हर पल से बना हुआ है। इसलिए यदि तुमने समय का सदुपयोग किया तो क्या होगा? सद्व्यय माने सदुपयोग, यहाँ पे सद्व्यय के अर्थ ध्यान रखिएगा, सदुपयोग। यदि तुमने अपने समय को सदुपयोग के द्वारा जो है सींचा, समय का सदुपयोग करा, तो तुम्हारा जीवन क्या होगा? सफल हो जाएगा। इसलिए हे मनुष्य, समय का ध्यान रखो। ठीक है, समझ में आया बच्चों ये पैराग्राफ? अब हम अपने लास्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे हे मनुष्य? सुसमय, फिर हमने वही आपको बताया, अच्छा समय। कवि कहता है कि ऐसा अच्छा समय तुम्हें कब मिलेगा? खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। सर्वथा माने सदैव या हमेशा। इसलिए ये जो समय तुमको मिला है, इसको अगर तुम खो दोगे तो उसके लिए तुम सदैव पछताते ही रहोगे। इसलिए मनुष्य, भविष्य के इंतजार में जो आपने समय गंवा दिया तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें यह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ? तो आप ऐसे समय में ऐसा कार्य क्यों नहीं करते हो कि हो जिसमें परमार्थ और तुम भी सुख पाओ? कि जिस कार्य में परमार्थ माने, परमार्थ का अर्थ यहाँ पर क्या बताया गया है? बताइए, परमार्थ हमने क्या बताया था आपको? परमार्थ हमने बताया था जब आप किसी दूसरे के ऊपर जो भलाई का कार्य करें, किसी दूसरे के लिए कार्य करें, वो परमार्थ कहलाता है। इसलिए कवि कह रहा है कि तो इसमें यह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ? जो तुम्हारे पास वर्तमान समय में है उसमें आप ऐसा कार्य क्यों नहीं करते हो कि जिसमें परमार्थ और तुम भी सुख पाओ, जिसमें लोगों की भलाई हो और तुम्हारे मन को भी प्रसन्नता हो। ठीक है, यानी तुम्हारा मन भी सुख प्राप्त करे। तो बच्चों, इस समय जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? ये समय ऐसा जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, तो परमार्थ क्या हुआ कि हम आपकी भलाई के लिए आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समय से ज्ञान हो जाए। और हमें अंदर से सुख क्या मिल रहा है? हृदय से सुख ये मिल रहा है कि हमारे बच्चों का कोर्स जो है वो आगे बढ़ रहा है। हमारे बच्चे ये तैयार करके अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे। आगे समय कितना कम होगा, कब एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को अच्छे से एक एक शब्द, एक एक चीज समझा देंगे तो हमारा बच्चा अच्छा निकल जाएगा। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि हमको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। अब हमने आपको पूरी कविता का अर्थ बताया है। अब हम इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। चलिए बताइए, रूपाली स्टैंड अप। मनुष्य जो काम कर रहा है उस पर क्या लगाना चाहिए? ऑप्शन आपके पास में दो हैं, मन, पैसा। क्या बताया बेटा? मन। वेरी गुड। नाउ मयूरी, यू स्टैंड अप। किस मनुष्य की मन की इच्छा पूरी नहीं हो सकती? आलसी मनुष्य की या मेहनती मनुष्य की? किस मनुष्य की? आलसी। ठीक, क्योंकि आलसी जब व्यक्ति, मनुष्य जब आलस में पड़ा रहेगा तो उसकी मन की इच्छा क्या पूरी होगी? जब मेहनत करेगा तभी तो अपना कार्य पूरा कर सकेगा। वापस लौट कर क्या नहीं है? तो कौन चीज जो है वो वापस लौट के नहीं आती? ऑप्शन आई विल गिव यू। चारू, यू स्टैंड अप एंड गिव रिप्लाई। आने वाला समय या बीता हुआ समय? बताइए, वापस क्या नहीं लौट के आता? बीता हुआ समय। वेरी गुड। दूसरों के लिए किया गया कार्य क्या देता है? अगर जैसे कोई कार्य, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमको पढ़ाने के बाद में क्या अनुभूति होगी? सुख की अनुभूति होगी या दुख की अनुभूति होगी? आप बताइए बेटा। आर्यन, हाँ, सुख की। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये कार्य जो है वो परमार्थ का। तो बच्चों, जो हमने आप लोगों को कविता पढ़ाई है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसका अर्थ लिखें, उसको समझें। और अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप उसको पूछें अवश्य, क्योंकि अगर मन में कोई डाउट है तो वो आपको पूछ लेने से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। परंतु अगर आप उसे नहीं पूछेंगे तो आप जीवन भर उसको गलत ही पढ़ते रहेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।